नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको उत्तराखंड ले चलते हैं जहां पर बादल फटने की घटना सामने पेश आई है। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटा है। लगभग 12 मजदूर उसमें दबे होने की सूचना सामने आई है। बादल फटने की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौके के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने ही, जहां पर धराली में बादल फटा है, जिसकी बाहरी तबाही का मंजर जो वहां पर देखा गया है, जहां पर एसटीएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लग चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार 2 दिन से उत्तराखंड के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। पूरे देश में बारिशों का सिलसिला जारी है, जहां पर बारिश ने कहर मचा के रखा है। मौसम खराब है और वहीं पे साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से बादल फटा है और वहां पर जिस तरह से तबाही हुई है। और वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। एसटीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो वहां पर मौजूद है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला रही है। और वहां पर कुछ मजदूरों की 12 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और अब देखना होगा क्या यह आंकड़ा बढ़ता है और क्या कोई हताहत होने की खबर सामने आती है, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। आप तस्वीरें देखें जिस तरीके से बादल ये फटा है। और धराली गांव जो है ये गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ता है। जब गंगोत्री धाम जाना हो तो इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा वहां से जुट गए हैं। उनसे जानकारी लेंगे। अरुण शर्मा जी, बताइए वहां ताजा स्थिति अभी क्या बनी हुई है और ताजा जानकारी वहां से निकल के क्या कुछ सामने आ रही है। देखिए, अभी ये थोड़े समय पहले की घटना है। और जब जैसी वीडियो हम देख रहे हैं, जिस तरह ये गंगा, खीर गंगा के ऊपर बादल फटा है और बादल फटने से जिस तरह मलबा तमाम गांव में घुस गया। वो बाजार था, धराली का बाजार था ये, जो हरसिल के पास पड़ता है, जो गंगोत्री से पहले मुख्य पड़ाव है, तो उसके पास ही ये जगह पड़ती है धराली। और उसका मुख्य बाजार था। दूर से लोगों ने देखा जब वो मलबा आ रहा था, तो उन्होंने सीटी बजाकर, फोन कर कर, हल्ला मचाकर लोगों को सावधान करने की कोशिश भी की। लेकिन उस मलबे की जद में जो भी मकान आया, जो भी सामान आया, उसने उसे तबाह कर दिया। और उसके बाद का मंजर यह है कि वो एक प्लेन मैदान जैसा हो गया। जब वो जो पानी निकल गया, तो उसके बाद ये लग रहा है कि वो मैदान हो गया। तो इस घटना को देखते हुए, क्यों हरसिल से जो सेना है, क्योंकि हरसिल में सेना का कैंप रहता है, सेना हरसिल से, उसके बाद भटवाड़ी से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की तमाम टीमें मौके पर चली गई हैं। अब राहत और बचाव का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री, क्योंकि इस टाइम आंध्र प्रदेश के दौरे पे हैं, मुख्यमंत्री ने वहां से भी अधिकारियों से संपर्क किया है और उसके बाद घटना का जायजा लिया है और बृहद पैमाने पर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। जी। अरुण शर्मा जी, आप ये समझना चाहेंगे कि ये जो गांव है यहाँ पर कितनी रिहायशी है और कितने मकानों को नुकसान पहुंचा? क्या इसकी जानकारी जो है वो निकल के सामने आई है? कितने लोगों की वहां पर लापता होने की खबर सामने आई है? देखिए, अभी स्थिति, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, इसलिए पूरी स्थिति बाद में ही पता लगेगी, जब लोग अपने मिलने वालों को गिनेंगे कि वो कौन वहां है मौजूद और कौन नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर आया, इससे ये माना जा रहा है कि दर्जनों लोग लापता होंगे या मारे जाएंगे इस घटना में। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इससे इसका अंदाज इस वीडियो से भी लगाया जा सकता है कि किस तरह पानी उस रिहायशी इलाके में घुसा और अपने साथ तमाम चीजों को तबाह करता हुआ चला गया। वहां एक केदारनाथ का मंदिर भी है, वो केदारनाथ का मंदिर भी पूरा डूब गया है। जी। अरुण शर्मा जी, साफ तौर पर प्राकृतिक आपदा के ऊपर तो कोई एडवाइजरी काम करती नहीं है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है वहां की हालत क्या बनी हुई है। पर इनमें ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एसटीएफ और एनडीआरएफ और फौज किस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है और वहाँ पर हताहत होने की क्या संख्या है। ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या गंगोत्री धाम जो यात्रा है उसको स्थगित किया गया है या अभी सुचारू रूप से चल रही है? नहीं, अभी अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है प्रशासन की तरफ से। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल गंगोत्री के रास्ते से सटा हुआ गांव था और ये यात्रा का एक पड़ाव भी कह सकते हैं कि यहाँ इसलिए, क्योंकि यात्रा चल रहा है तो सीजनल दुकानें बहुत सारी लगती हैं, रेगुलर भी होती हैं, आसपास के गांव का ये केंद्र है। तो वो उस वजह से मुझे लगता है कि ये संख्या बढ़ेगी, जो भी होगी हताहतों की संख्या या बहने वालों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन वो चीजें धीरे धीरे सामने आएगी। मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं
कि आप ये देखिए, एक साइंटिफिक रीजन बादल फटने का ये समझने की कोशिश करिएगा और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करिएगा कि जो 2 इंच की पाइपलाइन होती है, जब उस पाइपलाइन में पानी का फोर्स हम देखते हैं कितना तेज होता है, वो दीवार तक को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो जब क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है, तो पानी का लेवल एकदम से 24 इंच बढ़ जाता है। तो 24 इंच पानी का फोर्स उसके रास्ते में जो भी आता है उसे तबाह करता चला जाता है। और हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं इस तरह की उत्तराखंड में हो चुकी है कि जब कहीं बादल फटा और उसके बाद आसपास के गांवों का पूरा नक्शा बदल गया। तो यही स्थिति भी धराली की भी होने वाली है। जी अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे आपसे, ये जो यात्रा मार्ग है गंगोत्री धाम का, तो उस मार्ग को कहीं अवरुद्ध तो नहीं किया है इस बादल फटने की वाकया ने? अभी ये सूचना भी नहीं आई है, क्योंकि अभी तमाम जो टीमें हैं वो राहत और बचाव पे लगी हैं। तो अभी ये कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले की घटना है। अब धीरे धीरे हमारे पास सूचना आएंगी तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हम आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी बिल्कुल। अरुण जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे मैं कि ये जो मुख्य पड़ाव है धराली गाँव, यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते भी हैं, ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, ट्रैकिंग का रुख भी करते हैं। और यहाँ पर सेब के बाग भी हैं, तो उस हवाले से कोई जानकारी निकल के सामने आई है? नहीं, अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी ये थोड़ी देर पहले की घटना, अभी बहुत सारी चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आई है। अभी पहला जो उद्देश्य है प्रशासन का भी, पुलिस का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का, कि किसी तरह राहत और बचाव के काम तेजी से चलाए जाए और जितने लोगों को बचाया जा सकता है बचाया जा सके। अच्छा, यहाँ पे जब ट्रैकिंग रूट के लिए जब लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो पर्यटक यहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनकी कोई रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी धन धन्यवाद जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर हमारे साथ अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े थे उत्तराखंड से। उन्होंने पूरी जानकारी साझा की, जिस तरीके से अभी वहाँ पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा। वहाँ पे फौज भी मौजूद है और वहाँ पे प्रशासनिक अमला भी पहुँच रहा है। और अब देखना होगा कि क्या हालात वहाँ पर बनते हैं, क्योंकि तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से वहाँ पर बादल फटने के बाद तबाही का मंजर साफ नज़र आता है। और साफ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जब जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि इसमें कुछ घर जो हैं वो बिल्कुल मैदान बन गए हैं। अब देखना होगा उनमें लोग रहे थे या नहीं रह रहे थे, वहाँ पर अगर रह रहे थे कितनी तादाद थी, तो ये अभी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। पर एक बड़ी ही प्राकृतिक आपदा जो है ये देखने को मिली है और अब देखना होगा आगे सब कुछ क्या निकल के सामने आता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ की हालत बनी है बादल फटने के बाद। और उत्तराखंड में लगातार 2 दिन से भारी बारिश जो है वो चल रही थी और प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई थी। उन सब के बीच में आज बादल फटने की घटना पेश आती है धराली गांव के अंदर, जो कि एक मुख्य पड़ाव भी है गंगोत्री धाम के लिए, क्योंकि यहाँ से गंगोत्री धाम तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है और ये एक मुख्य पड़ाव भी माना जाता है, बेस माना जाता है उस यात्रा के लिए, गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए। तो ये भागीरथी नदी जो है ये उसके किनारे बसा हुआ ये गांव है। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर कितने लोग हताहत हुए हैं और जो लापता है तो उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है और कहाँ से वो मिलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आंध्र प्रदेश के तिरुपति के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। धर्म आधारित सुशासन सतत विकास की ओर एक मार्ग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने विचार रखे। विचार साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म को उपासना पद्धति नहीं बल्कि मूल्य आधारित जीवन पद्धति माना गया है। धर्म व्यक्ति, समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन में मर्यादा, नीति, न्याय, कर्तव्य, करुणा और उत्तरदायित्व की भावना का संचार करता है। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है, धार्यति इति धर्मः,
जो सभी को धारित करे, पोषित करे, सबके कल्याण की भावना से युक्त हो, वही धर्म है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म ही इस संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। सदियों से यही धर्म हमारे सुशासन का, और मैं अंग्रेजी में कहूं तो गुड गवर्नेंस का मूल आधार रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजधर्म मिलकर आदर्श शासन व्यवस्था की नींव का निर्माण करते हैं। आज भी प्रभु श्री राम के राम राज्य, धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य को धर्म आधारित शासन व्यवस्था के लिए आदर्श माना गया है। हमारे सभी महान प्रतापी शासकों ने धर्म को ही अपने सभी निर्णयों का आधार माना है। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक अगर मैं बात करूं राजा जनक की, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चोल और चालुक्य सम्राटों से लेकर त्रावणकोर के शासकों तक, सभी ने अपने को भगवान का सेवक मानकर धर्म समस्त मूल्य और मर्यादाओं के अनुसार शासन किया। मालवा की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर, जिनका अभी हम सब लोगों ने जन्म शती समारोह मनाया, जब भी किसी मामले में न्याय की बात करती थी तो वो श्रीमद् भागवत गीता को हाथ में लेकर निर्णय सुनाती थी, ताकि उनका हर निर्णय धर्म सम्मत हो और हर निर्णय न्याय सम्मत हो। प्राचीन काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकासखंडों में महिला स्वयं सहायता समूहों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से उनके उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने जिलाधिकारी को इस संबंध में महिला स्वयं सहायता समूहों से सहयोग व सहायता करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाएं ही आर्थिक व सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी संवाहक हैं। मुख्यमंत्री धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों से SHG के और अधिक विस्तार व महिलाओं को स्वरोजगार में प्रोत्साहन के संबंध में सरकार को सुझाव देने हेतु भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना की शुरुआत 2003 में शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध करवाना है। सशक्त बहना उत्सव योजना, ये 2023 में ये योजना प्रारंभ की गई और इस योजना का मुख्य हेतु, मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी बहनें राज्य के अंदर अनेक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उत्पादों के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। जैसे ये मैंने ये पहना हुआ है, ये हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी में, अन्य मंदिरों में जो फूल इत्यादि जो चढ़ते हैं उससे निकाला हुआ बना है। और इसकी मांग फूलों से पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कहीं पर कोई केमिकल यूज़ नहीं है और शानदार है, इसकी डिमांड हो रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे उत्पाद आज, चाहे वो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हो, हिलांस हो, या हमारे अन्य उत्पाद, अन्य जो भी नाम हैं, उन नामों की बने हुए उत्पादों की मांग आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। और हमारी जो बहनें हैं उनके अंदर इतना कौशल है, इतना परिश्रम करती हैं और काम में इतनी सफाई है कि मैं सच बताऊं तो बहुत बार मैंने कहा है कि हमारी बहनें इस कार्य में, उत्पाद बनाने में, उत्पादन में, निर्माण कार्यों में मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा काम कर रही हैं। उनको एक अच्छा बाज़ार मिले, अच्छी विपणन की व्यवस्था उनकी हो, उनका बनाया हुआ जो सामान है वो आसानी से मार्केट में लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसके लिए स्थान मिले। उसी के लिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और अभी तक 7 करोड़ का लगभग विपणन हमारी बहनों का इसके माध्यम से हो चुका है। आगे भी हमारा प्रयास होगा, हर प्रकार से उनको प्रोत्साहित करें, उनके जो उत्पाद हैं उनको मार्केट में। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी निशान के पार कर चुका है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद हालात पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम के मुताबिक फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन गंगा में बढ़ते बहाव को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम भी जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा श्रीनगर और टिहरी डैम से जल छोड़े जाने की संभावित स्थिति पर भी संवाद स्थापित किया गया है, ताकि हरिद्वार में समय रहते चेतावनी दी जा सके। सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अलर्ट पे हैं। अभी तहसील दिवस में भी हमने रिव्यू किया है सभी डिपार्टमेंट्स का। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और सिंचाई विभाग उत्तराखंड दोनों इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अभी हमारा जो नदी का जो लेवल है वो वार्निंग से ऊपर है, लेकिन डेंजर मार्क से नीचे है। और जैसा ऊपर बारिश हो रही है तो टेहरी डैम और अलकनंदा डैम जो श्रीनगर में, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो जैसा वाटर लेवल हम लोग ने उनको बोला है कि अगर वो जल को जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, उस आपको हमको भी अवगत कराते रहें, ताकि हम नीचे जो कुमाऊं में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। नैनीताल जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रशासन ने सभी कार्मिकों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में भूस्खलन की संभावना ज़्यादा जताई गई है, जिसको देखते हुए आम जनता से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। हल्द्वानी नैनीताल भीमताल मार्ग पर गुलाब घाटी और सल्लड़ी के पास लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। आज जनपद में अलर्ट है। अलर्ट के दृष्टिगत सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है। सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। जो भी मार्ग बंद हो रहे हैं उनको खोला जा रहा है। लगातार हमारी जो है टीम सक्रिय है। हमारे आपदा नियंत्रण कक्ष, तहसील के कंट्रोल रूम भी सक्रिय हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि कल की तीव्र बारिश से रतनपुर बैल पड़ाव में एक पोल्ट्री फार्म में पानी घुसा था। उनको आर्थिक सहायता 10,000 रुपये की दे दी गई है। रतनपुर में 2 परिवारों के घरों में पानी घुसने से उनके वस्त्र और अनाज खराब हुए थे, उनको भी 5-5 हज़ार रुपये की सहायता दी गई है। इसी प्रकार की सहायता भीमपुरी में प्रभावित एक परिवार को 5,000 रुपये की सहायता दी गई है। हमारी जो रोडों की स्थिति है, वर्तमान में जनपद में 12 मार्ग बंद हैं, जिसमें से एक राजमार्ग है और 11 जो है ग्रामीण मार्ग है। एक राजमार्ग जो है वो आपका रामनगर निर्माण खंड का है, गर्जिया घोटिया धार। पीएमजीएसवाई काठगोदाम के 6 मार्ग बंद हैं। पीएमजीएसवाई हल्द्वानी के 2 मार्ग और ज्योलीकोट के 1 मार्ग बंद है। सिटी नैनीताल का 1 मार्ग बंद है। तो और मैं बताना चाहूँगा, विद्युत विभाग की भी जो है थोड़ी सी हमारी लाइनें प्रभावित हुई हैं। नैनीताल में बिरला का क्षेत्र, हल्द्वानी में कटबेरिया का क्षेत्र, धारी में अमजड़, मिडार और पोखरी का क्षेत्र, जहाँ की विद्युत व्यवस्था थोड़ी प्रभावित है। इस सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। मार्ग जो हम 12 बताए हैं वो कभी खुल रहे हैं, कभी बंद हो जा रहे हैं, तो ये संख्या लगातार परिवर्तित हो रही है। हमारा गुलाब घाटी वाला क्षेत्र, वहाँ बार बार मलबा आ रहा है। कल रात 12 बजे तक जो है वहाँ मलबा साफ करने की कार्रवाई की गई। वर्तमान में जिस समय मैं बोल रहा हूँ, इस समय भी मलबा आ गया है। वहाँ जेसीबी लगी हुई है, उसको हम साफ कर रहे हैं। शेर नाला, रक्सिया, देवखरी, ऐसे जो नाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, मेरा आग्रह है सभी लोगों से, कदापि जो है इस नाले को पार करने का प्रयास न करें। जिसमें पानी आ रहा हो उसमें इंतजार कर लें। यदि आप पार करते हैं तो हमें जो है आपके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। अपने जान को जोखिम में न डालें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी परिवार अगर प्रभावित हो रहा है तो हमारे कंट्रोल रूम का, हमारे तहसील। मानसून सीजन की झमाझम बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही सुगमता से चल रही है। सोमवार को जहां 3100 श्रद्धालु बद्रीपुरी पहुंचे, वहीं नीति माणा घाटी के ऊंचे पठारी दरों की चौकसी सहित भारत तिब्बत सीमा से सटी देश की सरहद की सुरक्षा का जिम्मा संभाले आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने बीकेटीसी और बद्रीनाथ पुलिस के साथ सहयोग करते हुए श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर सहित परिक्रमा पथ, सिंहद्वार क्षेत्र में वृहद स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सेवा भाव से बद्रीनाथ मंदिर सहित सिंहद्वार की सीढ़ियों को बड़ी तन्मयता से साफ करते नजर आ रहे हैं। ये एक संदेश है सबके लिए कि किस तरह हर एक तीर्थ स्थल की पवित्रता और स्वच्छता बरकरार रखने में हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए। ये आईटीबीपी के जवान बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा के साथ साथ धाम की स्वच्छता के प्रति श्रद्धालुओं को, आम जन को जागरूकता संदेश दे रहे हैं, ताकि बद्रीपुरी की भव्यता दिव्यता के साथ साथ मंदिर की आध्यात्मिक छवि भी बरकरार रहे। मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बरकरार है।
प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर जन संघर्ष मोर्चे में भारी रोष है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती हालत और अस्पतालों में मौतों के सिलसिले पर जन संघर्ष मोर्चे के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत में नेगी ने कहा कि लगातार हो रही मौतों और इलाज की कमी के साथ साथ बद इंतजामी ने आम जनता को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी और उदासीनता बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा रखी, निश्चित तौर पे विभागीय मंत्री का फेलियर है। और आप देखते हैं अभी 2 गर्भवती जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं जो भी हैं, और उनकी मौत हुई है परसों के दौरान। और अभी एक हमारे जो फौजी भाई हैं, उनके बेटे को इलाज न मिलने के कारण मौत हुई है। न जाने कितने ऐसे वाकये हैं। ये तो ये है कि जो अखबार की सुर्खियों में आ गए, इसलिए लोगों को पता लगा। लेकिन रुड़की के टोड़ा अहमीताल गांव के कुछ लोग काले कपड़े पहनकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन करने से रोक दिया और उन्हें वैधानिक तरीके से अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात कोर्ट में रखने की सलाह दी। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना था कि 3 मई को गांव के रविदास मंदिर और अंबेडकर जी की मूर्ति के बीच से कुछ लोग रास्ता बना रहे थे। विरोध करने पर दबंगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और बहनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। मामले में पुलिस ने संबंधित के विरुद्ध पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन बाद में पॉक्सो और SC/ST धाराओं को हटा दिया गया। इसके बाद दबंगों ने उनके परिवार के विरुद्ध क्रॉस FIR भी दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें न्याय के लिए हाईकोर्ट में धरना प्रदर्शन करने की सलाह दी तो वे नैनीताल चले आए। मामला ये हुआ था सर, 3 मई को हमारे गांव में टोडायतमाल में 3 मई को जो झगड़ा हुआ था, झगड़ा इस वजह से हुआ था, जो मेरी मतलब हमारे वहाँ पे रविदास मंदिर है और अंबेडकर मूर्ति है, उसके बीच से ज़बरदस्ती रास्ता निकाला जा रहा था। तो प्रधान है हमारे गांव का, उसके परिवार के लोग, और उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 के विजन को सार्थक सिद्ध करने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रभावी चेकिंग अभियान चलाते हुए मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्देशन के अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा डोईवाला क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर भानियावाला फ्लाईओवर के करीब एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 650 ग्राम चरस बरामद की गई। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र स्थित JK पूरम कॉलोनी में किराए पर रहने वाली योग प्रशिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतका की मां ने स्थानीय योगा सेंटर के संचालकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। लोगों ने योग सेंटर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस पर तैनात किया गया है। मृतका की पहचान 35 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है, जो हल्दूचोड़ तुलारामपुर निवासी दीपा मेर की पुत्री थी। मुझे एक कॉल आया, मेरी बेटी को यहाँ मारा गया, हत्या कर दी गई है। पहले सुबह 30 तारीख के सुबह वो जॉब में करके गई, यहाँ से 9:30 बजे वो घर पहुँची है। 10:30 बजे हत्यारे ने वहाँ जाके उसका गला दबा के मार रखा है लड़की को। तो हमें मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला का बंद मकान में शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीक हो रहा है। शव कई दिन से बंद घर के अंदर पड़ा हुआ था। स्थानीय पड़ोसियों को मकान से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़वाकर अंदर गई तो हैरान रह गई। पुलिस ने मकान के अंदर जाकर देखा तो एक महिला का शव बेहद दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ था। पुलिस को प्रथम दृष्टया महिला को उसके पति द्वारा ही मौत के घाट उतारने का शक जता रही है। मृतका की बहन ने बताया कि उसकी बहन का पति उनसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिस पर 1 लाख रुपए उसे हाल में ही दिए गए थे और पिछले 3 दिनों से वे अपने घर से लगातार उसके फ़ोन कर रही थी, पर उसका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, जिस पर आज वे खुद रामपुर से मंगलौर पहुंची, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। रात को शनिवार के दिन फोन गया मेरे पास, मेरी बहन का गली में मर गई, फिर इसके बाद इन्हें फोन ले गया, बाजी तू क्या 10
लाख ले ले। क्या कह रही, क्या कह रही है? वो बोला ये मक्कारी करे, क्या फोन नहीं उठा। मैं उस वक्त से ट्राई करते करते थक गई, मगर उसका फोन दोनों, मेरी बहन का भी बेल जा रही थी और उसकी, मगर उनने फोन नहीं उठाया। वो पे और फोन चार्ज वो था, तो मैंने कहा उठाएगा उठाएगा। फिर मैंने अपने भाइयों सबसे गया, फिर हम भागते हुए यहाँ आए। वो मेरी बड़ी। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।